सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एंट्रल फीडिंग। तो एंट्रल फीडिंग की मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी, अब ये जल्दी से हम पढ़ेंगे। देखिए, एंट्रल फीडिंग इज सुटेबल इफ स्पॉन्टेनियस ओरल इनटेक इज इनएडिक्वेट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली पेशेंट ओरली कुछ भी खा पी नहीं सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या करेंगे, उसको खुद देंगे खाना। ठीक है, ओरली ही देंगे, लेकिन मतलब उसी रूट को फॉलो करेंगे, जीआईटी ट्रैक को, लेकिन वो खुद नहीं खा सकता, इस वजह से दे रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, मेजरमेंट ऑफ द डाइटरी इंटेक शुड बी डन बिफोर एम्बार्किंग। ठीक है, जैसे हमने पीछे न्यूट्रिशनल असेसमेंट की थी और उसकी कैलकुलेशन करके उसको डाइटरी उसका सारा प्लान किया था। अब एंट्रल फीडिंग में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, एंट्रल फीडिंग की शर्त ये है कि ऑब्वियसली हमारी जो इंटेस्टाइन है वो सही तरह काम कर रही होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक होगी, फिर ही हम दे सकते हैं ना। अगर इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन ख़राब है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, एब्जॉर्प्शन ही इम्पेयर्ड है, जितना मर्जी ऊपर से खाना दे दो, एब्जॉर्प्शन तो होनी नहीं है। तो उसको फंक्शन होना चाहिए, फंक्शनेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेशंस क्या है कि कब हमने उसको एंट्रल फीडिंग पे शिफ्ट करना है। ऐसे तो नहीं किसी को पेशेंट को उठा के वो कह रहा है कि मैं सर्जरी करने लगा हूँ, मेरा तो चबाने का तो दिल ही नहीं कर रहा। ये हमने तब देना है जब पेशेंट जो है वो इनएडिक्वेट उसका ओरल इनटेक है, उसको मेलन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है, और वो इनएडिक्वेट ओरल इनटेक ले रहा है, डिस्फेजिया, उसे खाया नहीं जा रहा, वो अनकॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो नहीं खा सकता। इसी तरह जो है पोस्ट ऑपरेटिवली जो है हम दे सकते हैं। फिर कोई फिस्टुला बना हुआ है, डिस्टल लो आउटपुट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा था कि फिस्टुला के केस में हमने एंट्रल फीडिंग नहीं करनी। ठीक है, लेकिन ये उस फिस्टुला की बात कर रहे हैं जो कि हमने वूंड्स के चैप्टर में देखा था। एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला क्या होता है, जब वो डिस्टल हो, मतलब के दूर बना हो, और लो आउटपुट हो। एक होता है लो आउटपुट फिस्टुला, जिसमें से थोड़ी सी चीज़ बाहर आ रही होती है 200 ml तक। एक होता है हाई आउटपुट, जिसमें से 500 ml तक फ्लूइड आ रहा होता है। हमने लो आउटपुट फिस्टुला डिस्टल जो होगा, उस केस में जो है एंट्रल फीडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फॉर इन्हेंसिंग द अडेप्शन आफ्टर मैसिव एंट्रैक्टमी। तो मतलब अडेप्शन हमने करनी है। ठीक है, किसी की इंट्रैक्टमी हुई हुई है, उसकी एंट्रम रिमूव हुई हुई है, लेकिन हमने उसको अडेप्ट करवाने के लिए कि ये ना हो कि हमने उसकी इंट्रैक्टमी कर दिया, अब वो खाना ही भूल जाए। ठीक है, उसकी जीआईटी जो है वो एट्रोफी हो जाए और काम करना भूल जाए, तो उसको अडेप्ट करवाने के लिए हम फिर उसको आदत डलवाते हैं कि अब तुमने ऐसे ही रहना है पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तो मेलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, डिस्फेजिया है, अनकॉन्शियस है, पोस्ट ऑपरेटिवली जो एनोरेक्सिया होता है उसके लिए एंटीरोक्यूटेनियस लो आउटपुट डिस्टल फिस्टुला 200 ml वाला, 200 ml से कम वाला, और एंट्रैक्टमी के बाद एडेप्टेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? अगर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है, आप जितना मर्जी ऊपर से खाना दे दो, एंट्रल फीडिंग कर लो, आगे खाना जाएगा नहीं। अगर पैरालिटिक आइलियस है, पैरालिटिक आइलियस में हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है जीआईटी में कि वो क्योंकि वो जो टोन लॉस हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस लॉस हो जाती है थोड़ी देर के लिए, टेम्परली होता है। तो अगर वो पेरिस्टाल्सिस ही नहीं हो रही होगी, जितना मर्जी ऊपर से खाना दे दो, नीचे तो जाना नहीं है। स्वीयर डायरिया है, अब जो इतना मर्जी दे दो, डायरिया हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये देखें कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी, प्रॉक्सिमल हाई आउटपुट स्मॉल इंटेस्टाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा था लो आउटपुट डिस्टल होगा तो हम दे सकते हैं, हाई प्रॉक्सिमल है नहीं दे सकते, ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। स्फीयर पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट की तो वैसे ही बुरी हालत होती है नॉचे वॉमिटिंग के थ्रू, और क्योंकि उनकी सारे पैंक्रेटिक एंजाइम्स जो हैं वो खतरनाक हद तक ख़राब हुए होते हैं, तो नहीं देंगे। क्या क्या है हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्शन है, इलियस है, डायरिया है, प्रॉक्सिमल हाई आउटपुट स्मॉल इंटेस्टाइन फिस्टुला है, और सीवियर पैंक्रेटाइटिस है। किस के थ्रू दे सकते हैं? अब हमने ऊपर देखा ओरली दे सकते हैं, सिप फीडिंग थोड़ा थोड़ा करके, नेजो गैस्ट्रिक नेजो एंट्रल ट्यूब दे सकते हैं, ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी, ट्यूब एंट्रोस्टमी, इसकी मैंने पिक्चर्स आपको दिखा दी हैं। ठीक है, ओरल सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स हम कब देंगे? वो पेशेंट जो कि पी नहीं सकते और उसका इम्पेयर्ड एपिटाइट है,
तो हम सप्लीमेंट्री सिप फीडिंग करते हैं और इसमें हम 200 किलो कैलोरीज जो हैं देते हैं और 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ईच 200 ml ऑफ द फीड। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जूस है, योगर्ट है, मिल्क शेक्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, लिक्विड पाउडर, पुडिंग और प्री थिकेंड टाइप्स हैं, हाई प्रोटीन, फाइबर कंटेनिंग, लो वॉल्यूम और एनर्जी फाइबर्स, फ्लेवर्स, मतलब इन सब के ना सप्लीमेंट्स बनाए होते हैं इन्होंने। उसके अंदर टिपिकल कैलोरीज होती हैं जो कि पेशेंट को प्रोवाइड कर देती हैं सारी उसकी जितनी उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेजो गैस्ट्रिक नेजो डिडोनल फीडिंग हम कब देंगे, जब जो ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग है वो लेस दैन 6 वीक्स है, फिर हम ये दे सकते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है सीखने वाला, कि फीडिंग ट्यूब होती है उसको नोज़ के थ्रू डालते हैं और वो स्टमक में जाता है और फिर जो है स्टमक में या इंटेस्टाइन में मैनुअली हम भेज देते हैं। एंडोस्कोपी के लिए डाल सकते हैं या फिर इमेजिंग टेक्निक फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू भेज देते हैं। ऑब्वियसली मतलब इसको हम जो है वो नाक के थ्रू डालेंगे और स्टमक में जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसको जो है वो इसको हमने तब नहीं ऐसे छोड़ना अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं हो रही और गैग रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड है ड्यू टू रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। गैग रिफ्लेक्स होना चाहिए और स्टमक जो है उसको गैस्ट्रिक एम्पटिंग होनी चाहिए, फिर ही हम इसको जो है ना वो उसमें रखेंगे। अब इसको हम जो है वो हम अगर हम चाहें तो नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब को जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नेज़ो ड्यूडेनल ट्यूब भी बना सकते हैं, नेज़ो जेजुनल ट्यूब भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो लोग जिनकी जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली उन केस में नेज़म से तो नहीं डाल सकते, नोज़ से, फिर ओरली हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको जस्ट रीड करना है कि सबसे पहले हमने इंसर्ट करना है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को और उसकी कंफर्मेशन कर लेनी है कि इसकी लोकेशन सही है, स्टमक तक ही गया है ना, कहीं और तो नहीं चला गया एक्सरेज के थ्रू। उसके बाद उसका हेड एलिवेट कर देना है 30 डिग्रीज, ठीक है, जब उसको हम डाइट दे रहे होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली सर उठा के थोड़ा सा एलिवेट करके ही खाना देना है, ऐसे नहीं देना। तो सबसे पहले हमने उसको 40 ml पर आवर देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करके एवरी 8 to 12 आवर्स जो है आपको 10 to 12 ml तक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। मतलब इस तरह से पहले इस तरह से उसको मतलब टॉलरेट करवा जितना वो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतना देना है। फिर लिक्विड्स और पाउडर सॉलिड ही हम इसमें जो है ना यूज़ करते हैं, हम सीधा पूरा सॉलिड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, मतलब लिक्विड्स की फॉर्म में सारा होता है। और उसको सफाई भी करनी होती है 4 आवरली विद 20 ml ऑफ स्टेराइल वाटर। और अगर पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है या फुलनेस हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एस्पायर कर देंगे, फीडिंग ट्यूब को निकालेंगे। इफ़ द रेजिडुअल इज़ मोर देन 150 देन डिसकंटिन्यू फीडिंग फॉर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स दोबारा चेक करेंगे फॉर रेजिडुअल बाय एस्पिरेशन। इफ इट इज़ मोर देन 150 डू नॉट रीस्टार्ट एंड टू एंड आफ्टर अंटिल द फिजिशियन नोज रिकॉर्ड इनपुट एंड आउटपुट अलॉन्ग विद द वाइटल्स। तो ऑब्वियसली उसका ख्याल रखना है, मोनीटर रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना ट्यूब को, ठीक है। तो अब नेज़ोगैस्ट्रिक नेज़ोजेजुनल फीडिंग के बाद हम देखते हैं ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी एंड ट्यूब एंट्रोस्टमी। ये हम कब करेंगे, देखो नेज़ोगैस्ट्रिक हम तब फीडिंग दे रहे थे जब ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग लेस देन 6 वीक्स थी। अगर ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग मोर देन 6 वीक्स है, 4 to 6 वीक्स से ज़्यादा है, तो फिर हम जो है वो ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब एंट्रोस्टमी करते हैं, ठीक है। तो ट्यूब को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, स्टमक में या जेजुनम में। ओपन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी पैग कर सकते हैं या पीक पैज कर सकते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी जेजुनोस्टमी। स्किन के थ्रू डालेंगे एंडोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू डायरेक्टली इनटू द स्टमक और डायरेक्टली द ईसोफेगस। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखिए हम स्किन को यूज़ कर रहे हैं तो स्किन का नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस हो सकता है, वहाँ पे एब्सेस बन सकती है। अगर वो एब्सेस फैल गई है पूरी बॉडी में तो सेप्सिस हो सकता है, वहाँ पे फिस्टुला भी बन सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर ध्यान से लेना होता है। तो न्यूट्रिशनल फॉर्मुलेशंस इसमें क्या होती हैं, बहुत सी न्यूट्रिशंस हम दे सकते हैं एंट्रल फीडिंग के थ्रू, जिसमें हमारी जो है 1 to 2 किलो कैलोरीज एंड अप टू 0.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मिलीलीटर प्रोवाइड होती है। और कुछ न्यू फॉर्मुलेशन में जिसमें ग्लूटामीन है, फाइबर है, ताकि इंटेस्टाइनल न्यूट्रिशन अच्छी हो जाए। इसके अलावा भी अदर पॉलीमेरिक लिक्विड डाइट्स होती हैं ब्लेंडराइज्ड, जिसमें शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब हमने ना उनको पीसेस करके डाले होते हैं, पूरी पूरी प्रोटीन नहीं देते, उनके छोटे छोटे पेप्टाइड्स बनाए होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स की चेन छोटी छोटी करके मीडियम साइज़ दी होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स दिए होते हैं, विटामिन ट्रेस मिनरल्स ऐड किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटल डाइट्स होती हैं पॉलीमेरिक के अलावा। पॉलीमेरिक में ना मल्टीपल होती हैं, एलिमेंटल में क्या होता है, जैसे उसमें प्रोटीन्स भी थी और कार्ब्स भी थे और सब कुछ मिला मिला हुआ था, तो ब्लेंड किया हुआ ना, छोटे छोटे पीसेस किए हुए उसके। एलिमेंटल में क्या है कि प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में उसको देते हैं, ते पहले से वो एब्जॉर्ब फॉर्म में, मतलब कि हमारी इंटेस्टाइन जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो
तो हम क्या करते हैं कि उनको ना पहले से एब्जॉर्ब फॉर्म में, मतलब कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहले से एब्जॉर्ब फॉर्म में, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में, ताकि ना इंटेस्टाइन को इतना काम ना करना पड़े। तो प्रोटीन्स को बिल्कुल माइनो एसिड्स के फॉर्म में रखा होता है, और कार्ब्स को बिल्कुल सिंपल शुगर्स की फॉर्म में रखा होता है, जो इतने अच्छे पहले से एब्जॉर्ब हुए होते हैं थोड़े बहुत, तो उधर जाके आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन पता क्या, ये बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव होते हैं और अनपैलेटेबल होते हैं, और इनकी हाई ऑस्मोलिटी होती है, जिसकी वजह से ना डायरिया भी हो सकता है। तो ये चीज़ आ जाती है। रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या है कि पहले हम लो रेट रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इनिशियल फीड क्या है कि पहले डिल्यूटेड देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअल करते हैं, मतलब ताकि वो ना आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करे हमारा हमारा जो सारा जीआईटी है। एडवांटेजेस क्या है एंट्रल फीडिंग के? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एट्रोफी ना हो जाए। देखें ना, हमने पहले भी देखा कि देखें अगर हम अपने जीआईटी को काम करवाना छोड़ दें तो वो एट्रोफी हो सकती है उसकी, तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, हम जीआईटी को यूज़ करवाने के लिए, उसको अडैप्ट करवाने के लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एट्रोफी के लिए प्रिवेंशन के लिए हम करेंगे। ठीक है, मेंटेन द गट बैरियर फंक्शन, गट बैरियर अच्छा रहे, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस जो हैं वो ना हो। ठीक है, तो जो है वो हमारे पास जो ग्लूटामीन जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, ग्लूटामीन जो होती है ये हमारी नॉर्मल स्मॉल बाउल मुकोसा की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस वजह से हम जो प्रोटीन्स दे रहे होते हैं उसमें ग्लूटामीन होती है, और उसकी जो है वो मुकोसा जो है वो नॉर्मल मेंटेन रहती है। ठीक है, तो एंट्रल फीडिंग का क्या फ़ायदा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एट्रोफी प्रिवेंट करता है, गट बैरियर फंक्शन को मेंटेन करता है, और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा क्या है कि ये इम्यूनोलॉजिकली बहुत अच्छा है, मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, सपोर्ट करता है गट को, और ये टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन से सस्ता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी उससे कम है, और इसमें कोई आईवी एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं एंट्रल फीडिंग की। हम एंट्रल फीडिंग दे रहे हैं, ट्यूब लगाई हुई है हमने, तो ट्यूब हिल सकती है वहाँ से। ठीक है, उसकी ब्रेकेज हो सकती है, उसकी डिसलॉजमेंट हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है, वो खाना जो है वो लंग्स में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन और ट्यूब अंदर डाली हुई है तो हमारी स्किन और म्यूकोसा को इरोड कर सकती है। इंटेस्टाइन के अंदर अगर उसकी वॉल्स को परफोरेट कर सकती है, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सेस बन सकती है, फिस्टुला बन सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फीडिंग रेजिमेंट से क्या है कि हमने इतना ज़्यादा खाना दे दिया पेशेंट को डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, ब्लॉटिंग हो गया, नॉज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये कॉमनेस्ट हैं, ये सब पेशेंट्स को हो रही होती हैं। फिर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, एंटेरिक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वाइटामिन मिनरल्स जो है इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये इसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फीड इंटॉलरेंस है, हाइपरग्लाइसीमिया है, इंटेरिक इन्फेक्शन है, और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, और वाइटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, फिर आता है पैरेंटल न्यूट्रिशन। इट इज़ डिफाइंड एज, पूछते हैं वो क्या, व्हाट इज़ पैरेंटल न्यूट्रिशन? सो यू विल से इट इज़ डिफाइंड एज प्रोविजन ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा कोई भी रूट हम फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ पैरेंटल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब इंटेस्टाइन काम करना छोड़ देती है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है, अब हमारी गट जो है वो एडिक्वेट डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस इसकी क्या है, वही है कि पीछे अपने टेबल में भी पढ़ें कि गट ऑब्स्ट्रक्टेड है, गट शॉर्ट है, गट में फिस्टुला बना हुआ है, हाई आउटपुट, और गट जो है वो इन्फ्लेम्ड है, और गट जो है कैन नॉट कोप, फॉर एग्जांपल पैरालिटिक आइलियस। काउंटर इंडिकेशंस क्या हैं कि क्योंकि ना हम टीपीएन के थ्रू ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड देते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट्स हम दे सकते हैं, जो कि हम उसमें नहीं दे सकते, एंड्रल में हम स्लोली स्लोली ज़्यादा करते हैं, लेकिन टीपीएन में ना हम ज़्यादा सी इकट्ठी दे सकते हैं। इस वजह से ना इट कैन मतलब ऊपर से इतना ज़्यादा फ्लूइड लोड आएगा, और पता है ऊपर से हम जो सेंट्रली दे रहे होते हैं तो उसके पास ही हार्ट पड़ा होता है, तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, विच कैन रिजल्ट इन द कार्डियक फेलियर। इसी तरह ब्लड डिस्केरियाज मतलब कि कोगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और मतलब वो वेन के अंदर हम डाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है। तो उस केस में अगर किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं पहले से, तो हम नहीं देंगे। इसी तरह जो है डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, हाइपरग्लिसीमिया जो है ऑब्वियसली ये करवा रहा है, तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उस केस में हम नहीं देंगे। इसी तरह फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस है, नहीं देंगे, हम देखते हैं आगे क्या करता है ये। ठीक है,
रूट्स ऑफ डिलीवरी क्या होते हैं? ये आपके जो है ना यूक्यू है कि कौन से रूट्स होते हैं जो हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं। एक सेंट्रल लाइन होती है और एक पेरिफेरल लाइन होती है, ठीक है? तो आपने इसी तरह लिखना है, ये हमारे भी यूक्यू में आया था कि सेंट्रल पेरिफेरल लाइन में हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं? सिफेलिक और बेसिलिक वेन, ठीक है? और सेंट्रल वेन में कौन सी यूज़ कर सकते हैं? सबक्लेवियन, इंटरनल जूगुलर, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो होते हैं हाइपर osmolar होते हैं, इनकी पीएच कम होती है, इस वजह से ना ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवा सकते हैं और वीनस थ्रोम्बोसिस करवा सकते हैं। इस वजह से हमने कोगुलेशन डिसऑर्डर्स वाले, ब्लड डिस्करेरियस वाले लोग हैं तो उनके अंदर इसको नहीं देना, ठीक है? अब ये बात याद रखनी है कि अगर हम पेरिफेरल लाइंस यूज़ कर रहे हैं ना, सिफेलिक या बेसिलिक वेन, तो उसमें जो है हमारी जो चीफ कैलोरीज होनी चाहिए वो लिपिड्स होने चाहिए, लिपिड बेस्ड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है और ये हाई कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। 20% फैट, 500 ml डेली, ठीक है? लेकिन अगर हमने ग्लूकोज देना है तो 20% से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकता है। लेकिन अगर हमने कह रहे हैं कि नहीं हम इसको ग्लूकोज देंगे, 50% ग्लूकोज देना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको पेरिफेरल नहीं देंगे, सेंट्रल देंगे। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस? वो कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है, क्योंकि हम वेन के अंदर न्यूट्रिशन दे रहे हैं। कैथेटर्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए फॉर डिलीवरिंग द टीपीएन। सिंगल ह्यूमन कैथेटर्स जो हैं उनको हमने यूज़ करना है। कैथेटर्स जो हैं वो हम जो यूज़ कर रहे हैं उनका स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैलिबर होना चाहिए टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। स्लो रेट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब एक दिन में 3 लीटर से कम देना चाहिए, ठीक है? लिपिड बेस्ड सॉल्यूशंस को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी। सेंट्रल कैथेटर्स मस्ट बी टनल्ड सबक्यूटेनियसली टू मिनिमाइज द इन्फेक्शन। वट एवर टेक्निक इज़ यूज्ड, a post insertion chest x-ray should be done to confirm the absence of pneumothorax। समझ आ रही है ना? एक्सरे ज़रूर करना है कि कहीं हमारी ट्यूब जो है वो हमने सेंट्रली डाली है, उसने कहीं जाके लंग्स को तो नहीं इफेक्ट कर दिया, ठीक है? थ्रोम्बोसिस के रिस्क को कम करने के लिए हमने स्क्रीनिंग करनी है कि ये डिस्टल टू सुपीरियर वेना कवा हो, और हेपरिन ऐड कर देनी है अगर रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोगुलेशन से हमने प्रिवेंशन करनी है। ये हमारा बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को प्रिवेंट करना। अब ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसका? 2 से 4 लीटर होने चाहिए, जिसमें एक दिन के अंदर 1500 से 3000 कैलोरीज आनी चाहिए, ठीक है? अब ये वाला टेबल है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन है वो हम दे रहे हैं, तो हम क्या ऐड करेंगे पेरिफेरल न्यूट्रिशन में और सेंट्रल न्यूट्रिशन में? पानी कितना होना चाहिए? डेक्सट्रोज 500, अमाइनो एसिड कितने होने चाहिए? 500 ml पेरिफेरल में। सोडियम क्लोराइड जो है वो 140 तक, फॉस्फेट 20 तक, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हमारा 40 तक, मैग्नीशियम सल्फेट 12 तक, कैल्शियम ग्लूकोनेट 9 तक, मल्टीविटामिन्स 10 ml तक। रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ऑफ थेरेपी? पहले दिन 40 ml, दूसरे दिन जो है 80 ml पर आवर, तीसरे दिन और उसके बाद 100 to 125 ml पर आवर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर रहे हैं। और ये आपका MCQ है कि हमने इसमें जो पेरिफेरल होती है उसमें लिपिड चीज़ें देनी होती हैं 20%, 500 ml वाया द पंप ओवर 6 to 8 आवर्स एट लीस्ट डेली। और पारेंटल न्यूट्रिशन जो है उसमें वाटर सेम है 500, अमाइनो एसिड सेम है 500, सोडियम क्लोराइड जो है वो सेम है 140, फॉस्फेट सेम है 20 तक, पोटेशियम क्लोराइड सेम है 40 तक, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो सेम है 12 तक, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो सेम है फॉर 4.5 to 9, मल्टीविटामिन सेम है 110 ml, ठीक है? और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें सेम है, पहले दिन जो है वो 40 ml पर आवर, दूसरे दिन 80 ml पर आवर और तीसरे दिन उसके बाद 100 to 125 ml पर आवर। लेकिन डिफरेंस जो है वो लिपिड्स का आ जाता है कि पेरिफेरल पारेंटल न्यूट्रिशन में ये याद रखना है, लिपिड बेस्ड सोल्यूशन हम देते हैं 20% फैट 500 ml डेली, और सेंट्रल में हमने जो है ग्लूकोज अगर ऐड करना हो 50% तो फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है? लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुड बी अवॉइडेड इन दोज पेशेंट्स जिनका रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ जब हम ग्लूकोज देते हैं तो आपको पता है ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है,
और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी एफर्ट ज़्यादा चाहिए होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकले। तो ऑब्वियसली पहले से पेशेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ में है तो हम इतना ज़्यादा ग्लूकोज दे देंगे तो उनका वो इम्पेयर हो सकता है। ठीक है। और severe sepsis leads to insulin resistant hyperglycemia, so glucose should not be the chief source of energy for patients having sepsis। ठीक है। क्या कहते हैं, सेप्सिस के पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इस वजह से जिन लोगों को सेप्सिस है उनमें ग्लूकोज कम देना है। तो ये आपकी था। अब वो बता रहे हैं रीनल फेलियर डाइट। इसके अलावा जो रीनल फेलियर डाइट है उसमें मतलब किस पेशेंट है उसका रीनल किडनी काम नहीं कर रही, तो उसमें जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है 70% डेक्सट्रोस वाटर 500 ml और इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट। वैसे तो हमने देखा ना हमने कितने कितने देने हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका या तो किडनी फेलियर है या रेस्पिरेटरी फेलियर या हेपेटिक फेलियर। लिवर फेलियर में जो है मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो है दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो हैं वो हमने ये कोशिश करनी है कि हम अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको कम करें अगर लिवर ख़राब है। ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन जो हमारे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो स्केलेटल मसल्स काम करते हैं। इस वजह से लिवर फेलियर के पेशेंट्स में हमने जो फैटी ये देने हैं अमाइनो एसिड्स वो ब्रांच चेन होने चाहिए। ये हमारा थोड़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से फिर इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं और यूज़ करते हैं।